हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन वन शॉट। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, मतलब थर्मोडायनामिक्स का अगला टॉपिक है। पहले केटीजी देखा, फिर थर्मोडायनामिक्स देखा और अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कि हीट को जो ट्रांसफ़र करने का मैकेनिज्म है। जैसे कल हमने हीट इंजन देखा, मतलब जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने हीट इंजन देखा, रेफ्रिजरेटर देखा, या अलग अलग चीज़ें देखी है ना। हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म क्या क्या हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं इन डिटेल विद न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में हम इस चैप्टर में देखेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत आसान है। एक बार समझ में आया नहीं, पूरा चैप्टर आप एक बार में समझने के बाद में सारे क्वेश्चन लगा डालोगे जितने भी पेपर के लिए ज़रूरी हैं, जेईई मेंस हो, नीट हो, कोई और एग्जाम हो जिसमें ये चैप्टर ज़रूरी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र अपनी सीरीज़ का। चलो बच्चों, तो हम यहाँ पर देखेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में बच्चों कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है। तो पहला मेथड होता है कंडक्शन, दूसरा मेथड होता है कन्वेक्शन और तीसरा मेथड होता है रेडिएशन। तो बच्चों तीन मेथड होते हैं जिनसे हीट ट्रांसफ़र होती है। अब इन तीनों का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन अभी मैं ब्रीफ बता देता हूँ, एक बेसिक बता देता हूँ अंतर। कंडक्शन का मतलब देखो, मतलब थ्रू कॉन्टैक्ट इन सॉलिड्स। मतलब मान लो मैंने एक गर्म रॉड ली, एक कम गर्म रॉड ली, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो गर्म से ठंडी रॉड में हीट ट्रांसफ़र हो गई। दैट इज़ द कंडक्शन, यानी कि आप दो कंडक्टर्स को, दो सॉलिड्स को पास में ला रहे हो और हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो कंडक्शन की खास बात क्या है कि हीट केवल सॉलिड्स में ट्रांसफ़र होती है और एक मरकरी में भी हो जाती है, क्योंकि वो कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से है ना। आप देखो वो थर्मामीटर में मरकरी होता है ना, तो मरकरी में और सॉलिड्स में हो जाती है कंडक्शन के थ्रू। मतलब कंडक्शन में जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन का मतलब है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड्स। अब देखो फ्लूइड्स खाली बच्चों गैसेस नहीं होती हैं, फ्लूइड्स गैस मतलब फ्लूइड्स खाली लिक्विड नहीं होते। फ्लूइड्स मतलब कोई भी वो चीज़ जो बहती हो। और बहता कौन कौन है, बहता हमारा दिल भी है नहीं, जोक से बाहर। बहता कौन कौन है, बहता लिक्विड भी है और गैस भी है। तो बच्चों लिक्विड और गैस बोथ आर फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने जाड़ों में जब विंटर्स होते हैं तो आपने तापने के लिए कभी शायद लकड़ियाँ या कंडे वंडे गर्म किए हों, है ना, या हीटर वगैरह हो, तो आसपास की एयर गर्म हो जाती है, तो आसपास के जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर उठने लग जाते हैं। तो बच्चों को जो मॉलिक्यूल गर्म हुए वो जो ऊपर उठने लगे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, दैट इज़ द कन्वेक्शन। एंड रेडिएशन क्या होता है, जैसे सन से धरती तक लाइट का आना, तो ये सनलाइट का जो धरती तक आ रही है दैट इज़ द रेडिएशन, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना। तो विदाउट एनी मीडियम ये रेडिएशन ऐसी है जो बिना किसी मीडियम के होते हैं, जैसे सन से लाइट आ रही है धरती तक, ठीक है। ट्रेवल ऑफ लाइट सन टू अर्थ एक एग्जाम्पल इस रेडिएशन का हो सकता है। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो तीनों हैं जो हमारी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडिएशन 3 स्टार, उससे कम कन्वेक्शन 2 स्टार, और मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन पे कोई स्टार देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कन्वेक्शन की कोई थ्योरी है ही नहीं, ठीक है। चलो तो आई होप बच्चों कि आपको बात क्लियरली समझ आ रही होगी। अब स्टार्ट करते हैं कंडक्शन। तो पहला हम पढ़ेंगे कंडक्शन, फिर हम रेडिएशन पढ़ेंगे, और कन्वेक्शन की कोई थ्योरी है नहीं। तो बच्चों देखो कंडक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंडक्शन क्योंकि थर्मल कंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता तो चार्ज की या लाइट करंट की बात कर रहे होते। तो थर्मल कंडक्शन मतलब हीट का कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट वाया सॉलिड्स। मैंने पहले ही बताया कि कंडक्शन केवल सॉलिड्स में और मरकरी में होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग मरकरी। बिकॉज ये क्या है, बिकॉज है बच्चों, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड कंडक्शन। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होती है, तो इसको कंडक्शन बोलते हैं। ओनली इन सॉलिड एंड मरकरी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। मैंने माना कि T1 बड़ा है T2 से, तो आपकी हीट T1 से T2 ट्रांसफर हो जाएगी। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होना ही कंडक्शन कहलाता है। ये वर्ड है स्टडी स्टेट। इसका क्या मतलब है बच्चों, स्टडी स्टेट का मतलब है कि समय के साथ में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब मान लो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस जगह पर मैं जब अभी मेजर कर रहा हूँ तो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो स्टडी स्टेट अगर है तो इसका मतलब ये है बच्चों, जब मैं 10 घंटे बाद भी मेजर करूंगा, 3 घंटे बाद भी मेजर करूंगा, या 2 दिन बाद भी मेजर करूंगा, जब तक स्टडी स्टेट मेंटेन है तब तक ये टेम्परेचर 90 का 90 ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 70 डिग्री मेंटेन था तो
कितने ही देर बाद देखो, अगर स्टडी स्टेट मेंटेन है तो यहाँ पर 70 ही रहेगा, मतलब सेम टेम्परेचर एट सेम प्लेस इज द स्टडी स्टेट। ठीक है, स्टडी नाम से समझ आ रहा है, मतलब रुका हुआ कुछ है ना, या कांस्टेंट। अच्छा, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो जो हमने अभी तक देखा, यानी कि जो कंडक्शन ऑफ हीट हमने देखा, उसमें न्यूमेरिकल किस एस्पेक्ट पे आ सकता है। देखो, जो हीट है वो हीट करंट है। बेसिकली हम जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हीट का फ्लो होना, हीट करंट। जैसे चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट होता है, वैसे ही हीट का फ्लो होना हीट करंट होता है। तो बच्चों, जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है और जो आपका थर्मल कंडक्शन है, उन दोनों को आप साइड बाई साइड मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो जो फॉर्मूले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखे, वही सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों हमने देखा था कि ये अगर एक कंडक्टर है और यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दें, और अगर ये पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट हायर टू लोअर फ्लो करती है। तो आपका जो करंट था वो dq/dt होता था। तो करंट डेल्टा V अपॉन आर था, तो V1 माइनस V2 अपॉन आर था। ठीक है, बड़े में से छोटा घटाया तो आर आ गया, तो हमारा करंट आ गया डेल V अपॉन आर। डेल V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो बच्चों, क्या हो अगर मैं इसी को हीट करंट के लिए मेजर करूं। देखो, मैंने क्या किया, हीट करंट या हीट फ्लक्स मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, देखो, हीट करंट सेम है इलेक्ट्रिक करंट की तरह, ये कंडक्टर है लेकिन हीट के लिए, और T1 टेम्परेचर है, इधर T2 टेम्परेचर है। T1 टेम्परेचर ज़्यादा है T2 से, मतलब हीट T1 से T2 की तरफ फ्लो कर रही है, तो आपका जो हीट होगी वो dq/dt होगी। ठीक है, तो यहाँ पर H होगा हीट करंट और dq होगा हीट, है ना, तो H होगा dq/dt। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो बच्चों, जो H होगा दैट इज डेल्टा T अपॉन आर टी। तो डेल्टा T मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, आर टी मतलब आपका थर्मल रेजिस्टेंस। तो डेल्टा T क्या होगा, T1 माइनस T2 अपॉन आर टी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट था डेल्टा V अपॉन आर, तो यहाँ पर हीट करंट है डेल्टा T अपॉन आर, है ना। देखो, यहाँ पर जो करंट था वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा था, जबकि यहाँ पर जो हीट करंट है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है। तो दोनों जगह हमने कुछ अलग नहीं किया। अच्छा, जो हीट होती है वो dq/dt होती है। अब देखो, जो dq/dt है, अब यहाँ पर देखना गौर से, जो करंट होता है बच्चों वो dq/dt होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप जानते हो कि dq/dt तो है, आप एक चीज़ जानते हो कि करंट जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका डेल्टा V अपॉन आर भी होता है। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो R है, आपको अगर याद हो तो जो R है वो रो L अपॉन ए बी होता है। तो बच्चों, अगर आप में से किसी को याद हो शायद, तो जो R है यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो रो L अपॉन ए होता है। रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो आपको अगर पता हो तो जो रो है बच्चों वो 1 अपॉन सिग्मा के बराबर होता है, मतलब जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो सिग्मा के इनवर्स होती है। मतलब अगर आप देखें तो R को मैं L अपॉन सिग्मा ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, L अपॉन सिग्मा ए भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों जो R है मेरा, ये जो R है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L अपॉन मतलब सिग्मा ए। तो L लिख दिया और सिग्मा ए ऊपर पहुँच गया, तो ये I सिग्मा ए अपॉन L V1 माइनस V2 भी लिखा जा सकता है। तो अगर ये ऐसे लिखा जा सकता है तो क्या हीट करंट ऐसे नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। नाइंसाफी थोड़ा ना करनी हीट करंट के साथ। तो हीट करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, अब यहाँ पर वही वाली चीज़ है, जैसे यहाँ पर सिग्मा ए अपॉन एल था, तो यह सिग्मा की जगह जो काम वहाँ सिग्मा का था वहाँ यहाँ के करेगा। तो के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी के है। ए अपॉन एल T1 माइनस T2, है ना, सेम है ना। चलो, तो RT हो गया L अपॉन के ए। जैसे यहाँ पर R क्या था, L अपॉन सिग्मा ए, तो यहाँ पर L अपॉन के ए, क्योंकि जो यहाँ सिग्मा है वो यहाँ के है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि कैसे यहाँ पर चीज़ें वैरी करेंगी। ठीक है, तो बच्चों किस तरीके से वैरी करेंगी, आई होप कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, है ना। चलिए, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हों कि कैसे यहाँ पर हीट करंट और ये सारे कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें, थोड़ा आगे बढ़ें, तो कुछ समझते हैं। जैसे यूनिट ऑफ हीट करंट या फ्लक्स क्या होती है, ये होती है जूल पर सेकेंड यानी या वॉट। ठीक है, क्योंकि बच्चों हीट करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि dq/dt यानी कि जूल पर सेकेंड। थर्मल रेजिस्टेंस ये क्या था, L अपॉन के ए था। जो RT है वो L अपॉन के ए होता है। L क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, K क्या है बच्चों, K है थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होती है,
वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ से आया? ये आपका जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था वहाँ से मैंने ले लिया है, ठीक है। ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। टेम्परेचर ग्रेडियंट T1 माइनस T2 अपॉन L को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल देते हैं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट देखो पूरी फिजिक्स में दो चीज़ यूज होती है, एक रेट और एक ग्रेडियंट। रेट कब लगाते हैं? जब आप किसी भी क्वांटिटी को टाइम के साथ मेजर करते हो, जैसे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका dx बाई डी टी एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई डी टी, ठीक है। वैसे ही ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? जब किसी भी क्वांटिटी को डिस्प्लेसमेंट के साथ में या पोजीशन के साथ में, डिस्टेंस के साथ में मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक सा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फॉर न्यूमेरिकल इन कंडक्शन, तो कंडक्शन में जब भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो क्या करना है? ये हमारा कंडक्टर है, ये T1 और T2 आपका टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन है। T1 ज़्यादा है T2 से, तो हीट T1 से T2 जा रही है, ठीक है। इसको, ये जो कंडक्टर है इसको आपको कंपेयर करना है जो इलेक्ट्रिक करंट था, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस था उसे कंपेयर करना है इस कंडक्टर को। तो अगर आप गौर से देखें तो ये कंडक्टर है, इसको कंपेयर करो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से, तो आप इस कंडक्टर को रिप्लेस कर दो एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर क्योंकि हीट करंट फ्लो हो रही है, तो आप थर्मल रेजिस्टेंस से यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो। तो जहाँ भी आपको कंडक्टर मिले, कोई रॉड मिले, कुछ भी मिले, आप उसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये RT है थर्मल रेजिस्टेंस, ये T1 से T2 आपका हीट करंट फ्लो हो रही है। तो स्टडी स्टेट में आपको ध्यान रखना है कि जो हीट करंट है वो dq बाई dt है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या T1 माइनस T2 अपॉन RT है, ठीक है। जैसे डेल्टा V अपॉन R था वैसे यहाँ पे डेल्टा T अपॉन R है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, या फिर KA बाई L T1 माइनस T2 है, ठीक है। अच्छा, अब थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों वो L अपॉन KA होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो आपको हीट करंट के बारे में ध्यान रखना है, KA बाई L T1 माइनस T2 या डेल्टा T अपॉन R या dq बाई dt, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें क्लियर हो रही होंगी। कोई भी कंडक्टर को सीधे रिप्लेस कर देना एक रेजिस्टेंस से, थर्मल रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे सारी बातें, जिससे आपको थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर हों। दो सिलेंड्रिकल रॉड हैं, थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 है, आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। कहता है द रेशियो ऑफ देयर थिकनेस ए, that is area of cross section is 2:1, then what will be the ratio of their length so that both the cylindrical rod have the same thermal resistance, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी बातें गिवन हैं। बोलता है आपसे दो रॉड हैं, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और K2 और रेशियो दे रखा है K1 K2 का 3/4। उनकी जो थिकनेस है यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का 2:1 दे रखा है। तो पूछता है लेंथ का रेशियो क्या होगा। अब देखो यार कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है अगर थर्मल रेजिस्टेंस सेम है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। थर्मल रेजिस्टेंस क्या था? L अपॉन KA। आपको लेंथ का रेशियो पूछा है, थर्मल रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों का इक्वल कर दो, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। तो आपने देखो थर्मल रेजिस्टेंस जो था वो L अपॉन KA था, क्योंकि वो कहता है थर्मल रेजिस्टेंस सेम है, मतलब दोनों का L अपॉन KA वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपका KA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L भी आप कह सकते हो, क्योंकि आपका ये RT कांस्टेंट है तो KA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। तो K1 A1 अपॉन K2 A2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो वैल्यू पुट कर दो। K1 बाई K2 की 3/4, A1 बाई A2 की 2/1, L1 बाई L2 की वैल्यू निकालनी है तो 3/2 आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप आगे से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कर सकते हो, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। टू कंडक्ट 2000 जूल पर सेकेंड हीट। देखो यूनिट देखो क्या है, जूल पर सेकेंड, मतलब क्या है, हीट करंट की बात करी जा रही है, ठीक है। थ्रू अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड K की वैल्यू 400, ठीक है। लेंथ दे रखी है, एरिया क्रॉस सेक्शन K दे रखा है। तो कहता है व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन्ड।
अब ये क्वेश्चन कितना आसान है अगर आप गौर से देखें। आपको हीट करंट दे रखा है, के दे रखा है, ए दे रखा है, एल दे रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर का क्वेश्चन है। तो मान लो ये कंडक्टर है, इधर T1 टेम्परेचर है, इधर T2 है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, हीट फ्लो हो रही है 2000 जूल सेकंड के हिसाब से। तो हम जानते हैं जो हीट करंट होता है वो KA/L डेल्टा T होता है। तो डेल्टा T की वैल्यू क्या आ जाएगी, HI × L अपॉन KA। तो हीट करंट 2000, लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 × 10⁻², K की वैल्यू आपकी 400, A की वैल्यू 100 × 10⁻⁴। तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 50 डिग्री सेल्सियस या 50 केल्विन, क्योंकि आप जानते हो टेम्परेचर डिफरेंस में यूनिट मैटर नहीं करती। मैंने आपको थर्मो और KTG दोनों में ये बात बताई थी, ठीक है। ओके, आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को करना है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखो अगला क्वेश्चन आपका एक नया पर्सपेक्टिव जोड़ेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चंस को जहां पर आपका रॉड को या थर्मल कंडक्टर को एक थर्मल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाए। 4 आइडेंटिकल रॉड्स हैं और उनको आपने कनेक्ट किया है स्क्वायर शेप में, जैसे आपका दिखाया इस फ्रेम में ABCD आपका इस तरीके से कनेक्टेड है। अगर टेम्परेचर T1 एंड T2 आर मेंटेन्ड एट पॉइंट A, आपने क्या किया, पॉइंट A एंड C, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, तो आपने इन दोनों पॉइंट पर टेम्परेचर मेंटेन किया T1 और T2। हीट करंट फ्लो थ्रू अ कॉम्बिनेशन इज 30 जूल पर सेकेंड। तो आपका जो हीट करंट फ्लो होता है वो 30 जूल पर सेकेंड फ्लो होता है अगर आपने A और C पर क्या मेंटेन किया, टेम्परेचर मेंटेन किया। अगर सेम टेम्परेचर आप मेंटेन करते हो पॉइंट A और D पर, A और D पर अगर मेंटेन करते हैं तो आपका व्हाट विल बी द हीट करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन। तो हीट करंट कॉम्बिनेशन से क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट की ओर जाना होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की ओर। आपको याद हो तो वहाँ पर हमने ये सीखा था कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में वायर कनेक्ट होता है उनके बीच में आप नेट आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और अपना गेम कर सकते हैं। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी वही कहानी है। जब आप A और C पे कनेक्ट करोगे तो इनके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट अलग आएगा, जब आप A और D पे करोगे तो कुछ अलग आएगा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो पहले हम A और C को ऑब्जर्व करेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी रॉड्स हैं उनको एक रेजिस्टेंस से कंपेयर करो। तो आपने उनकी जगह रेजिस्टेंस रख दिया। फर्क क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर होता था उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लेते थे, जो ये चैप्टर है इसके अंदर हम थर्मल रेजिस्टेंस ले लेंगे, बस फर्क इतना है, ठीक है। आई होप आप इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने रॉड की जगह थर्मल रेजिस्टेंस ले लिए आर 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 आर, ठीक है। तो अब देखो आपने A और C पर टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया है, तो पॉइंट A पर T1, पॉइंट C पर T2 आपने मेंटेन किया। अब देखो अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया है तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा। अब आर इक्विवेलेंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप A और C पे मेंटेन कर दोगे तो R और R आ जाएगा सीरीज में, और ये R और ये R भी सीरीज में आएगा। तो कैसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो मैं आपको अगर एक बनाकर दिखाऊं, अगर ये मेरा R इक्विवेलेंट है तो ये दोनों मेरे सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, तो ये 2R और ये 2R, और 2R और 2R पैरेलल में। तो 2R और 2R पैरेलल में होंगे तो नेट R इक्विवेलेंट R आ गया। तो मेरे को पता चला कि जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो R के बराबर है। तो बच्चों अगर मुझे पता चला इधर पॉइंट A और पॉइंट C पर जब मैं टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करता हूं तो मेरा R इक्विवेलेंट R आता है, मतलब वो चारों के चारों रॉड का जो नेट थर्मल रेजिस्टेंस है वो केवल R है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कहता है कि अगर आपने पॉइंट A और C पे टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया तो हीट करंट आपका 30 है। तो हीट करंट क्या होता है, डेल्टा T अपॉन R होता है। तो 30 = T1 - T2 अपॉन R, ठीक है। और R क्यों लिया, क्योंकि इसका R इक्विवेलेंट R था। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम दूसरे केस को देखते हैं। दूसरे केस में ये बोल रहा था कि आपने टेम्परेचर डिफरेंस A और D पे मेंटेन किया है, तो बताओ हीट करंट कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, A और D पे मेंटेन कर दिया। अब देखो इधर पॉइंट A है, इधर पॉइंट D है, टेम्परेचर T1, इधर T2। तो A और D के अक्रॉस आपका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा,
आर आर और आर तीनों सीरीज में आ गए, तो मतलब 3R हो गया। ठीक है, अब ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया, ऊपर 3R और नीचे R, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, पैरेलल में बताया था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब 3R इंटू R अपॉन 4R। ठीक है, तो ये कट गया, तो 3/4 इंटू R आ गया, तो ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो अगर R इक्विवेलेंट आ गया तो हीट करंट क्या होगा इसके अलोंग, T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो बच्चों आपने क्या किया, ये 3/4R है तो इसको ऊपर भेज दिया, 4/3 हो गया, तो T1 माइनस T2/R हो गया। अब T1 माइनस T2/R की जो वैल्यू थी वो 30 हमने देखा था अभी अभी, तो बच्चों ये 4/3 इंटू 30 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू 30 करने पे 40 जूल पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप आगे से कोई गलती नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम के इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे हम रेजिस्टेंस को ऐड करते थे सीरीज में और पैरेलल में, वैसे ही हम इनको भी ऐड कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या आएगी ये हमें निकालना है। देखो हमने यहाँ पर दो कंडक्टर को सीरीज में ऐड कर दिया, K1 और K2 उनकी कंडक्टिविटी है, L1 L2 उनकी लेंथ है और सेम एरिया है। तो अब देखो ये दो कंडक्टर थे तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होगा K इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 और A इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, जो K इक्विवेलेंट होगा वो होगा आपका क्या, L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, है ना। तो K इक्विवेलेंट क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसको ड्राइव भी किया जा सकता है पर उसका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं आएगा आपके। ठीक है, हालांकि कर भी सकते हो आप, दोनों में हीट करंट सेम है तो हीट करंट सेम कर दो पर उसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली ध्यान रखो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अब ये तो है दो कंडक्टर के लिए, अगर बहुत सारे कंडक्टर हैं तो अगर ये दो के लिए है तो बाकी भी ऐसे जुड़ जाएंगे। तो एल आई है जाएगा, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक की लिमिट L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 से लेके Ln तक, डिवाइड बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 से लेके Ln अपॉन Kn तक, है ना आसान। ठीक है, चलो ये तो सीरीज था। अब पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में आप मान लो आपने दो कंडक्टर इस तरीके से ऐड किए और A1 और A2 इनका एरिया है, K1 और K2 इनकी थर्मल कंडक्टिविटी है और L इनकी लेंथ है। तो बच्चों आप इन दोनों की जगह एक कंडक्टर यूज कर लो, K इक्विवेलेंट का एरिया A1 प्लस A2 हो गया, लेंथ L हो गई। तो दो कंडक्टर के लिए K इक्विवेलेंट क्या आएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, है ना आसान, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। अब इधर देखो n कंडक्टर्स, अगर बहुत सारे कंडक्टर्स हैं तो आपका Ki Ai हो जाएगा, यानी कि i इक्वल टू 1 से n तक, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस K4 A4 प्लस K5 A5, है ना, डिवाइड बाई A1 प्लस A2 A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ऐसे करके आपका जुड़ जाएगा। तो आई होप आपको बात क्लियरली समझ आ रही होगी। अब बात करते हैं कुछ नई चीज़ की। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने कॉम्बिनेशन देखा, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। क्वेश्चन कुछ और भी तरीके के आते हैं। क्वेश्चन आपके आते हैं जंक्शन टेम्परेचर या इंटरफेस टेम्परेचर से रिगार्डिंग। ठीक है, जंक्शन टेम्परेचर या इंटरफेस टेम्परेचर, तो फाई और फाई से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जंक्शन टेम्परेचर या इंटरफेस टेम्परेचर का मतलब क्या है, आपने दो रॉड कनेक्ट करी, तो दो रॉड कनेक्ट करी तो इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है। ठीक है, लेकिन जो इनका जंक्शन है, मान लिया उसका टेम्परेचर फाई है तो आपसे फाई निकलवा लिया, तो कैसे करेंगे, आपने दोनों में हीट करंट फ्लो करी H1 और H2। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट दोनों में इक्वल होती है बच्चों। तो यहां पर आपने बस क्या किया, हीट के फॉर्मूले लिख दिए, आपने रॉड 1 को पकड़ लिया। तो रॉड 1 में टेम्परेचर T1 इधर है, फाई इधर था, L लेंथ थी, तो हीट 1 क्या आएगा, K1 A अपॉन L1 T माइनस फाई, क्योंकि यही तो फॉर्मूला था, KA अपॉन L T1 माइनस T2। तो आपने K1 A अपॉन L1 T1 माइनस फाई पहली इक्वेशन बना दी। अब आपने रॉड 2 पकड़ ली, ये वाली रॉड पकड़ ली, तो यहां पर ये फाई आ गया, ये T2 आ गया, ये K2 आ गया, ये L2 आ गया और इसमें हीट H2 है। तो ये क्या होगा, K2A अपॉन L2 फाई माइनस T2।
अब क्योंकि सीरीज में है तो दोनों में हीट बराबर होगी। याद करो, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते थे इलेक्ट्रिक करंट में तो आपका करंट बराबर होता था। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी तो हीट करंट है, तो यहाँ पर भी हीट करंट बराबर होगा, तो दोनों को बराबर कर दिया। तो बच्चों आपको दोनों बराबर जब करोगे तो ये रिलेशन बन जाएगा K1 L1 T1 - 5 K2 L2 5 - T2। ये डायरेक्टली अगर ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो पता ही है आपको कि दोनों की हीट बराबर करनी होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जंक्शन टेम्परेचर वाले क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन जरूर करेंगे, अभी रुको, लेकिन मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि करेंगे कैसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। दो रॉड है मान लो, उनको आपने कनेक्ट किया एज शोन इन फिगर, फाइंड द इंटरफेस टेम्परेचर। तो आपको इन दोनों रोड का इंटरफेस टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। इधर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इधर 0 डिग्री है, और जंक्शन टेम्परेचर मान लो 5 है या इंटरफेस टेम्परेचर 5 है। लेंथ L है, K और 3K इनका थर्मल कंडक्टिविटी है। तो अब जंक्शन टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी जो हीट 1 है वो इक्वल कर दो हीट 2K, है ना आसान क्वेश्चन। देखो K1 L1 इक्वल टू T1 - T2 इक्वल टू K2/L2 5 - T2। तो सारी वैल्यू तो आपको गिवन है, तो क्योंकि दोनों का K, एक का K है, एक का 3K है, K और 3K है। इधर 100 है, 100 - 5 और इधर 5 - 0, है ना आसान। लेंथ दोनों की सेम है, तो आपने बस कुछ नहीं किया तो 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। बहुत आसान है बच्चों, पुट द वैल्यू गेट द आंसर के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब मान लो अगला क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल रॉड आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। आपको 3 आइडेंटिकल रॉड कनेक्टेड है इस तरीके से जो फिगर में आपको दिखाया गया है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इधर बी पर 100 है और ए पर आपका 100 है। तो कहता है जंक्शन टेम्परेचर बताओ क्या होगा। ठीक है, देखो ये भी बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो जंक्शन टेम्परेचर ये वाला पॉइंट है। देखो आपको यहां पर थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। देखना यार, देखो ये H2 और H1 आपका इस जंक्शन पे आ रही है हीट और H3 जा रही है। तो मतलब क्या हुआ कि H1 + H2 जुड़ के H3 हो रही है, तो आप H1 + H2 = H3 कर दो है ना आसान बहुत। तो देखो H3 हो जाएगा H1 + H2 के बराबर। तो H3 की वैल्यू क्या है, Ka/L 5 - 0, क्योंकि देखो जो H3 है वो ये है, तो इधर 5 है, इधर आपका 0 है। अब T1 यानी कि बड़ा मतलब देखो बड़ा टेम्परेचर वो होता है जहां से हीट जा रही है। तो बच्चों क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो करती है, तो 5 में से 0 घटाओगे। ठीक है, तो बच्चों आपने इधर 5 में से 0 घटा दिया। अब H1 को देखो, H1 क्या है, 100 - 5 हो जाएगा, Ka/L 100 - 5। अब आप कहोगे सर यहाँ पर मैंने K1 A1/L1 क्यों नहीं लिखा, K2 A2/L2, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, अगर आप गौर से देखें तो बोला है कि 3 आइडेंटिकल रॉड हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है बच्चों लेंथ एरिया के सेम है। ठीक है, अच्छा अब H2 बच्चों पॉइंट B से 5 तक जाना है, 100 - 5 कर दो तो K/L 100 - 5 काटा कूटी कर दो तो 5 200 - 2 5, तो 5 की वैल्यू 66.6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। तो है ना आसान, बहुत आसान है। ये सारी चीजें बहुत आसान होती हैं बच्चों, इजीली यू कैन डू इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 रॉड इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया की मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल से मतलब उनकी थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, क्योंकि बच्चों जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो आपकी जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सिग्मा था, वैसे ही थर्मल कंडक्टिविटी आपकी मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर मटेरियल सेम है, मान लो दोनों आयरन के बने हैं, दोनों एल्यूमिनियम के बने हैं, अगर मटेरियल सेम है तो उनकी कंडक्टिविटी सेम होती है। बट अनइक्वल लेंथ उनकी इक्वल नहीं है, आर कनेक्टेड इन टी शेप। तो आपका इस तरीके से टी शेप में आपने कनेक्ट किया है 3 रॉड को, एक AB, BC और BD। फिर कहता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ DB। तो DB की रेशियो क्या होगी एंड BC रॉड। आपको DB और BC रॉड की लेंथ का रेशियो बताना है सच दैट नो हीट करेंट विल फ्लो इन अ रॉड AB। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, मतलब आइडेंटिकल नहीं है, 3 सेम मटेरियल की रॉड है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी तीनों की सेम है। आपने उनको टी शेप में कनेक्ट किया है जिस तरीके से डायग्राम में दिखा है। इधर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन है, इधर -20 और इधर 100। कहता है कि DB और BC रॉड की लेंथ का रेशियो क्या होगा। अगर आपने AB रॉड में
हीट करंट फ्लो ही नहीं होता। मतलब अगर ए बी रॉड में कोई हीट करंट नहीं है तो इन दोनों की लेंथ का रेशियो क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो अगर इसमें कोई हीट करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ऐसा कब हो सकता है बच्चों, ऐसा तब हो सकता है जितना टेम्परेचर यहां पर मेंटेन हो वो उतना ही यहां पर हो जाए। क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तो चाहे वो ए पर ज्यादा हो चाहे बी पर ज्यादा हो, हीट करंट तो फ्लो होगा। तो क्योंकि बच्चों अगर टेम्परेचर सेम होगा तो कोई हीट करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो आपका यहां पर कोई हीट करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपकी हीट ऐसे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। तो हो गया आसान क्वेश्चन अब, है ना। तो दोनों का क्या करना है, हीट H1 = H2 कर दो। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तब ऐसा कब हो सकता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस सेम मेंटेन्ड हो। तो बच्चों H1 = H2 कर दो, इसमें H1 इसमें H2 हीट, तो KA/LdB यानी कि ये वाली लेंथ, और T1 - T2। अब T1 बड़ा टेम्परेचर यानी कि 100 और T2 छोटा यानी कि 0, 100 - 0। अब KA/LBC यानी कि ये, तो इसमें फिर से वही करना है जिससे जिस तरफ जा रही है। तो आप 0 में से 20 घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो, है ना। तो अब यहां से काटा कूटी कर लो तो आपका रेशियो मिल जाएगा 100/20 यानी कि 5 का। तो LdB और LBC की लेंथ का रेशियो 5:1 आएगा। तो देखा आपने किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस। चलो बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो थर्मल रेडिएशन की अगर हम बात करें तो थर्मल रेडिएशन की बेसिक पॉइंट क्या है। इट इज अ मोड ऑफ हीट transfer in which heat is transferred from one place to another place without heating intervening medium। जैसे सूर्य से धरती पर जो लाइट आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, दैट इज द थर्मल रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो इंटरवेनिंग मीडियम है, जो स्पेस है, उसको वो गर्म नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो एक रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो थर्मल रेडिएशन जो होती है बच्चों, वो आपकी रेडिएशन की फॉर्म में आ रही होती है। जो हीट है वो रेडिएशन में कन्वर्ट होती है, और धरती पर आने के बाद जो रेडिएशन है वो हीट में कन्वर्ट होती है। रेडिएशन आर द EM वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पूरा चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। When the radiation are incident on the surface of body, जब रेडिएशन किसी बॉडी की सरफेस पर गिरती हैं, they exert a pressure and this pressure is called radiation pressure। ठीक है, तो इसके बारे में मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अच्छे से बात करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, तो एक बॉडी में 3 चीज़ें हो सकती हैं जब कोई रेडिएशन इस पर आ रही है। क्या 3 चीज़ें हो सकती हैं? चूहा मतलब रैट। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या 3 चीज़ें कौन सी हैं? रैट मतलब क्या? रैट मतलब रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। तो आपकी ये हीट आई, अब ये जो हीट है ये या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बॉडी पर, या एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर आपकी जो हीट है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो 3 चीज़ होती हैं। तो बच्चों टोटल हीट जो आपको आई वो Q थी, तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन निकालना चाहूँ कितना एब्जॉर्ब हुआ कितना हुआ, तो कैसे निकालते हैं? QR/Q, QA/Q एंड QT/Q आपने कर दिया, तो टोटल से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा के 4 पीस हैं, मैं एक पीस खा जाता हूँ, तो मेरे पास कितना पीस मैंने खाया? 1/4 पीस खाया, बचा कितना? 3/4 पीस। तो वैसे ही मान लो मेरे पास 4 पीस हैं पिज़्ज़ा के, एक पीस राम खा जाता है, 2 पीस श्याम खा जाता है, तो राम का 1/4 हो गया, श्याम का 2/4 हो गया। तो बच्चों QR/Q यानी कि टोटल हीट Q है, तो उसका जो रिफ्लेक्ट होने वाला हिस्सा है वो QR, जो एब्जॉर्ब होने वाला है वो QA/Q, और जो ट्रांसमिट होगा QT/Q। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो बच्चों जब आप इसको भी Q से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये जो QR/Q है इसको हम बोलते हैं R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या है अभी बताता हूँ। QA/Q को A से रिप्रेजेंट करते हैं और QT/Q को T से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इनको क्या बोला जाता है वो मैंने यहाँ पर प्रॉपर बताया है। रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट जो स्मॉल r था, जो QR/Q था, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट A QA/Q, ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट T QT/Q। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं पावर ऑफ बॉडी की। तो देखो पावर ऑफ बॉडी की हम बात करें तो 3 होती हैं, रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर। तो रिफ्लेक्टिव पावर होता है R × 100%, एब्जॉर्प्टिव पावर होता है A × 100%,
और ट्रांसमिटिव पावर होता है T इंटू 100%। ठीक है, तो बच्चों अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब देखो पावर क्या है, जब हम परसेंटेज में देख रहे हैं जो भी कोफिशिएंट है उनको हम पावर बोल दे रहे हैं। देखो आपके कुछ स्पेशल केस होते हैं, देखो कई बॉडी जो होती हैं उसमें आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू 1 हो जाती है तो आप खुद सोचो जब आर की वैल्यू 1 होगी तो क्यू आर अपॉन क्यू की वैल्यू 1, यानी कि क्यू आर क्यू के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों जितनी भी हीट आई वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई, तो बॉडी आपकी गुड रिफ्लेक्टर कहलाती है। अगर सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब हो गई यानी कि ए की वैल्यू 1 हो गई तो क्यू ए क्यू के बराबर हो जाएगा, जितनी भी हीट आई वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसे ही जब टी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जितनी की हीट आई वो सारी की सारी ट्रांसमिट हो गई, यानी कि गुड ट्रांसमीटर है। नो बॉडी इज 100% ए आर टी, कोई भी बॉडी 100% एब्जॉर्प्टिव, रिफ्लेक्टिव या ट्रांसमिटिव नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे 1000 जूल ऑफ थर्मल रेडिएशन आर इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। 1000 जूल थर्मल रेडिएशन आपके एक बॉडी पर इंसिडेंट होते हैं। हुज ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट इज 0.4 एंड रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट इज 0.3, देन फाइंड। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला, 1000 जूल है थर्मल रेडिएशन, ठीक है, 1000 जूल ऑफ रेडिएशन आपके इंसिडेंट होते हैं एक बॉडी पर, उनका ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट है 0.4, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट है 0.3, तो आपको बताना है पॉइंट 1 अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी। क्वेश्चन 2 रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर एंड ट्रांसमिटिव पावर ऑफ द बॉडी। तो आपको एक ही में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, तो सारे क्वेश्चन निकालना बहुत आसान है। देखो कैसे निकालोगे, देखो बच्चों आपको अगर सारे क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आप जानते हो QT प्लस QR प्लस QA क्यू के बराबर होता है। आपसे क्या बोला कि ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट 0.4 है। अब देखो ये QT QR QA नहीं है, ये असल में ART था तो गलती से वो हो गया है, तो कोफिशिएंट है ना इसलिए, तो 0.4 0.3 प्लस आपका जो QA है वो 1 आ गया, मतलब ये QA नहीं है, ये असल में A है। आप ऐसे समझो कि आप बेशक इसको रहने दो, आप ये समझो, देखो क्वेश्चन में बोला है ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट 0.4 है, मतलब ये T की वैल्यू है, और रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट 0.3 है, मतलब R की वैल्यू है। तो बोलता है कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो रैट होता है, चूहा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो चूहे में आपसे ट्रांसमिटिव दिया है ना, और आपका रिफ्लेक्टिव भी दिया था, एब्जॉर्प्टिव पूछा है। तो रिफ्लेक्टिव है 0.3, ट्रांसमिटिव था 0.4, तो आपका एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट आ गया बच्चों कितना, 0.3 के बराबर, यानी कि ये एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितनी रेडिएशन आई उसका कितना ऐसा एब्जॉर्ब होगा, तो दिस इज एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट जो आपका QA अपॉन Q के बराबर है। तो यहाँ से हमारी टोटल हीट जो एब्जॉर्ब होगी वो कितनी है, वो हो जाएगी A इंटू Q के बराबर। कोफिशिएंट की वैल्यू 0.3 है, टोटल हीट कितनी आ रही थी 1000 जूल, तो आंसर आ गया 300 जूल हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी। तो बच्चों आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा अब आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा था रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर। पावर निकालने के लिए जो कोफिशिएंट है उसमें 100% से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 30%, ये 40% और ये 30%। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलो अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस, जैसे पहली है एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये क्या है, ये कोई बॉडी है, यहाँ पर आपकी इस पर हीट आ रही है, तो मान लो आपकी सारी वेवलेंथ की हीट आ रही है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी कि जो टोटल हीट आ रही है उसमें से कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो QA/Q हो जाएगी। अगला है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। देखो इन दोनों में अंतर समझाने के लिए ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। दोनों में अंतर ये है कि जब आपकी हीट आ रही है वो ऑल वेवलेंथ की आ रही है, ठीक है, और आप सारी वेवलेंथ की एब्जॉर्प्टिव पावर देख रहे हो, लेकिन जो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक वेवलेंथ के लिए देखी जाती है। मान लो वो वेवलेंथ आपकी लैम्डा वेवलेंथ की है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर खाली लैम्डा वेवलेंथ से एसोसिएटेड होगी, है ना। तो आपकी Q हीट आई बॉडी पर, तो एब्जॉर्प्टिव पावर जो होगी स्पेक्ट्रल वाली वो QA λ/Q होगी। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो टोटल हीट आ रही है उसमें से जिस वेवलेंथ की हमें चाहिए उसकी कितनी हीट एब्जॉर्ब करी डिवाइड बाई टोटल हीट। MA से पावर
जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर था तो उसमें यह था कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, और एमिसिव पावर है तो कितनी हीट एमिट करी। तो मान लो ये कोई बॉडी है, इसमें से क्यू हीट एमिट करी, वो ऑल वेवलेंथ की हीट है। तो जो एमिसिव पावर है वो एब्जॉर्ब हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है, ठीक है, यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड होती है या वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो एमिसिव पावर क्या हो गया बच्चों, जितनी भी, देखो एमिसिव मतलब एमिट करना, छोड़ना, ठीक है। तो जो भी हीट आपने छोड़ी, जो भी एनर्जी आपने छोड़ी, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एमिसिव पावर होती है बॉडी की, ठीक है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या हो गई फिर, ई लैम्डा हो गई। मतलब ये तो सारी वेवलेंथ की एमिसिव पावर थी, हम अब पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की एमिसिव पावर देख रहे हैं। तो बस फर्क क्या है, यहाँ बस लैम्डा और आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो क्यू लैम्डा अपॉन ए टी इंटू लैम्डा, यहाँ पर केवल ए और टी था, मतलब एरिया था और टाइम था, यहाँ पर एरिया, टाइम और वेवलेंथ भी आ जाएगी। तो बच्चों जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड एंगस्ट्रॉम आ गया वेवलेंथ के लिए। तो इस तरीके से आपका ये चारों डेफिनेशन है जो बहुत बेसिक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रिलेशन एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के बीच में क्या रिलेशन होता है। E इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फानाइट आपकी वेवलेंथ है, ई लैम्डा डी लैम्डा। ई लैम्डा क्या है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, और ये E क्या है, एमिसिव पावर है। तो E आ गया इंटीग्रल 0 से इन्फानाइट लिमिट है ई लैम्डा डी लैम्डा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आइडियल ब्लैक बॉडी एंड जनरल बॉडी, देखो बच्चों इन दोनों में अंतर मैं आपको समझा रहा हूँ। आइडियल ब्लैक बॉडी ये है, इसमें क्या होता है, जितनी हीट आई वो सारी की सारी एब्जॉर्ब भी होती है या एमिट भी होती है। तो देखो जो आइडियल ब्लैक बॉडी है उसका जो ए है वो भी 1 होता है, और जो ई है वो भी 1 होता है। मतलब अगर आप लो टेम्परेचर पर देखो, एट लो टेम्परेचर, अगर कम टेम्परेचर पर देख रहे हैं तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी हीट। तो अगर लो टेम्परेचर पर देखोगे तो जितनी भी हीट है वो सब एब्जॉर्ब कर जाएगी, मतलब जितनी भी हीट आ रही है सबको एब्जॉर्ब कर लेगी आइडियल ब्लैक बॉडी। और अगर हाई टेम्परेचर पर देखोगे तो जितनी भी हीट है वो सारी की सारी एमिट भी कर देगी। 100% एमिशन, 100% एब्जॉर्प्शन करने वाली बॉडी को आइडियल ब्लैक बॉडी बोला जाता है। नाम से समझ आ रहा है आइडियल, मतलब ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में जनरल बॉडी होती है जो लो टेम्परेचर पे 100% एब्जॉर्ब भी नहीं करती हैं और हाई टेम्परेचर पे 100% एमिट भी नहीं करती हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्यू ए है वो क्यू के बराबर नहीं होती है। मतलब जो एब्जॉर्प्टिव पावर है या एब्जॉर्प्शन वाली जो हीट है वो टोटल हीट जो आ रही है उसके बराबर नहीं होती है, ठीक है। सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब रियल लाइफ में नहीं होती है, लेकिन आइडियल ब्लैक बॉडी आ रही है तो सारी आ जाएगी, जा रही है तो सारी चली जाएगी, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, एमिसिविटी और रिलेटिव एमिसिव पावर, ठीक है। तो एमिसिविटी और रिलेटिव एमिसिव पावर किसे कहते हैं, इसको हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल बॉडी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों रिलेटिव एमिसिव पावर का मतलब आप ये समझो कि हम किसी के रिलेटिव में किसी बॉडी की पावर निकाल रहे हैं एमिसिव वाली। तो बच्चों हम किसी भी बॉडी की, आइडियल ब्लैक बॉडी के रिलेटिव में जब पावर निकालते हैं एमिसिव तो उसको रिलेटिव एमिसिव पावर बोलते हैं। तो देखो एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। देखो मुझे पता है आइडियल ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर 100% है, तो अगर कोई जनरल बॉडी मुझे दी है और मैं उसकी कंपेयर करना चाहता हूँ आइडियल बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो जो रेशियो आएगा दैट इज द रिलेटिव एमिसिविटी। तो बच्चों रिलेटिव एमिसिव पावर होती है ER, जो स्मॉल ई डिवाइड बाई कैपिटल ई होती है। स्मॉल ई क्या है, एमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी, कैपिटल ई क्या है, एमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। इट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी, यानी कि जो रिलेटिव एमिसिव पावर है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। मटेरियल बदलोगे तो ये बदल जाएगी, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ER की वैल्यू 1 होती है, मतलब क्योंकि देखो आइडियल ब्लैक बॉडी अगर है तो ऊपर भी आइडियल ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर और नीचे भी कैपिटल ई, तो 1 हो जाएगा। लेकिन जनरल बॉडी के लिए बच्चों हमेशा कैपिटल ई ज़्यादा होगा और स्मॉल ई कम होगा, तो ये हमेशा 1 से कम होती है, 0 से पहले ज़्यादा होगी, है ना। तो क्वाइट क्लियर है वो तो, ठीक है। अगला है स्टीफन्स लॉ। ये क्या कहता है, ये सिर्फ आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, ध्यान रखना। दिस लॉ डिफाइंड ओनली फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इस लॉ के हिसाब से जो एमिसिव पावर होती है किसी आइडियल ब्लैक बॉडी की, जो हमने अभी भी देखा था कैपिटल ई, जो एमिसिव पावर होती है किसी भी आइडियल ब्लैक बॉडी की, वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है।
तो एमिसिव पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको केल्विन में बदलोगे तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T की पावर 4। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह सिग्मा लिख देते हैं, तो E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। तो सिग्मा जो है बच्चों वो स्टीफन कांस्टेंट होता है, दैट इज 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 यूनिट इसकी वैल्यू होती है। 5 6 7 8 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 यूनिट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला है रेडिएटिंग पावर या अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट पर सेकंड। तो बच्चों रेडिएटिंग पावर या अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट पर सेकंड, तो ये क्या होता है, देखो P/A सिग्मा T की पावर 4 हो गया। अब ये कैसे हुआ, देखो भाई जो हमारा E होता है, जो हमारा एमिसिव पावर होती है, हमने डेफिनेशन देखी थी एमिसिव पावर की, याद होगा आपको, रैट के बाद में जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जो एमिसिव पावर था वो क्या था, वो आपका रेट ऑफ हीट एमिटिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था, Q/A इंटू टी था। तो बच्चों Q/A इंटू टी था, लेकिन अगर आप देखें तो Q/T यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है, तो ये पावर अपॉन एरिया हो गया। तो बच्चों आपने एमिसिव पावर को पावर अपॉन एरिया कर दिया। अब ये जो पावर है वो कौन सी है, रेडिएटिंग पावर है ना, वही सिंपल सी बात है। अगर हम एमिसिविटी, एमिशन या रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो पावर भी कौन सी होगी, रेडिएशन पावर होगी। तो रेडिएशन पावर पर यूनिट एरिया सिग्मा T की पावर 4 के बराबर हो गई। तो बच्चों जो पावर है वो क्या हो गई, सिग्मा A इंटू T की पावर 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। P डिपेंड ऑन एरिया एंड टेम्परेचर बोथ। तो आप देख सकते हो जो रेडिएशन पावर है वो एरिया और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अगला है अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट आउट इन टाइम T। तो बेसिकली बच्चों देखो, आपको ये एक तरीके से मैं अलग अलग क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, आपको एक ही फॉर्मूले के अलग अलग वेरिएशन बता के। देखो जो रेडिएशन पावर होती है वो Q/T होती है, ये आप जानते हो, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर होता है Q/T एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर पावर Q/T होती है तो ये सिग्मा A T की पावर 4 के बराबर हो गया। तो Q कितना हो गया, Q मतलब क्या, रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, ये हो गया सिग्मा A T की पावर 4 इंटू टाइम। तो टाइम से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है। देखो ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट आउट है, ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, और जो हमने E देखा था वो रेडिएशन, देखो वो असल में एमिसिव पावर थी। ठीक है, तीनों चीज़ अलग हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले बताया एमिसिव पावर। जो एमिसिव पावर था उसका डेफिनेशन क्या था, Q/A इंटू टी, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो वो था एमिसिव पावर, तो वो कितना था, सिग्मा T की पावर 4। और ये सारे के सारे हम केवल किसके लिए बता रहे हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, जनरल बॉडी के लिए हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। तो एमिसिव पावर सिग्मा T की पावर 4, सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है, वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8, 5 6 7 8। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया तुम्हारा एक एस्पेक्ट। फिर मैंने बताया रेडिएशन पावर, तो वो क्या होती है, जो हमारी एमिसिव पावर थी असल में वो रेडिएशन पावर से रिलेटेड है P/A के फॉर्म में। तो जो रेडिएशन पावर था वो सिग्मा A T की पावर 4 हो गया। अब हमने देखा अमाउंट ऑफ रेडिएशन, तो ये क्या हो गया, सिग्मा A T की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई टाइम, दैट्स इट, है ना। तो तीनों चीज रिलेटेड भी हैं। अब देखो अभी तक जो हमने सारी की सारी चीज़ें देखी, ये सारी की सारी बच्चों आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए थी। अब हम रियल बॉडी पर आते हैं। तो रियल बॉडी में फ़र्क क्या है, वहाँ पर आपका 100% एमिशन नहीं होता, कैपिटल E की जगह ER यूज होगा। तो बच्चों जो एमिसिव पावर होगी वो पहली बात तो स्मॉल e होगी, तो इसके लिए थोड़ी सी डेफिनेशन बदल जाती है। जो स्मॉल e होगी वो ER होगी पहली बात तो, मल्टीप्लाई, देखो जो आपका आइडियल ब्लैक बॉडी था उसके लिए सिग्मा T की पावर 4 था। यहाँ पर फर्क क्या है, क्योंकि आपकी जनरल बॉडी है तो रिलेटिव एमिसिविटी आएगी, तो रिलेटिव एमिसिव पावर ER हो गई, सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 भी करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट या जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसको भी काउंटेबिलिटी में लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब है रेडिएशन पावर, वहाँ पर जो रेडिएशन पावर थी वो ER सिग्मा A T की पावर 4 थी, मतलब ER भी नहीं था, सिग्मा A T की पावर 4 थी। लेकिन यहाँ पर दो फैक्टर एक्स्ट्रा, ER क्योंकि ये जनरल बॉडी है, रिलेटिव एमिसिविटी निकालनी पड़ेगी, और T0 की पावर 4 क्योंकि हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अमाउंट ऑफ रेडिएशन फाइंड आउट एमिट आउट इन टाइम T, ER सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 मल्टीप्लाई टाइम।
तो ये सारी डेफिनेशन तो सेम है, बस फ़र्क क्या है, क्योंकि वो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए थी तो वहाँ पर ER की वैल्यू 1 होती है, तो हमने हटा दी। T0 की वैल्यू हम लेके ही नहीं चलते, क्योंकि आइडियल ब्लैक बॉडी 100% एब्जॉर्प्शन और 100% एमिशन कर सकती है। ठीक है, अब देखो अभी क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चन कर भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार चीज़ें क्लियर होती जाएंगी फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी बच्चों। तो पहला है रेट ऑफ हीट लॉस, जिसको हम बोलते हैं RH, ठीक है, या रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पर हम जो देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। क्या देखेंगे? रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ हीट लॉस, यानी कि हीट लॉस किसी भी जनरल बॉडी में से जो हीट लॉस हो रही है उसका रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों रेट ऑफ हीट लॉस को वैसे तो हम RH करेंगे। R आपका मेन वर्ड हो गया और H आपका सबस्क्रिप्ट हो गया, छोटा वर्ड हो गया, dQ/dt। तो रेट क्या होता है? रेट किसी भी चीज़ का टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। तो रेट क्या होगा हीट का? जो भी हीट एमिट हो रही है पर यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल लो। तो dQ/dt आपका ER सिग्मा A T⁴ - T⁴ के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्या है? रेट ऑफ हीट लॉस है। ओके, ER सिग्मा A T⁴ - T⁴ आपको याद होगा ये हमारा क्या था? ये हमारा पावर था। याद है पावर Q/T होता है, तो हमने बस वही किया है। तो इसी चीज़ को हम रेट ऑफ हीट लॉस बोल देते हैं। तो रेट ऑफ हीट लॉस हो जाएगा ER सिग्मा A T⁴ - T⁴। ठीक है, तो ये dQ है, d थीटा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, d थीटा मतलब टेम्परेचर का हो गया, dQ मतलब रेट ऑफ हीट लॉस हो गया। तो बच्चों जो हमारा रेट ऑफ हीट लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है? वो ER पे डिपेंड कर गया, यानी कि जिस मटेरियल की ER ज़्यादा उसका रेट ऑफ हीट लॉस ज़्यादा। वो एरिया पे डिपेंड कर गया, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर गया, मतलब बड़ी सरफेस है तो ज़्यादा जल्दी हीट लॉस होगी। और वो टेम्परेचर डिफरेंस पे भी वेरी कर गया, क्योंकि आप देखो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो सिंपल सी बात है जो बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसका रेट ऑफ हीट लॉस भी जल्दी होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बात क्लियर हो रही होंगी। ये तो रेट ऑफ हीट लॉस है। ये क्या है? ये असल में हीट है, बेसिकली जो हीट लॉस हो रही है या जो हीट है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन है, वो है जो हमने पढ़ाई था ER सिग्मा A T⁴ - T⁴ मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रेट ऑफ कूलिंग। देखो रेट ऑफ हीट लॉस अलग चीज़ है, रेट ऑफ कूलिंग अलग है। रेट ऑफ कूलिंग मतलब टेम्परेचर डिक्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, dT/dt देख रहे हैं, मतलब ऊपर वाला dt आपका टेम्परेचर चेंज है, नीचे वाला dt टाइम है। तो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, या रेट ऑफ फॉलिंग टेम्परेचर। देखो जो आपका dQ है दैट इज MS/dt। dQ मतलब जो आपका रेट ऑफ हीट लॉस है दैट इज MS/dt। ओके, तो मतलब रेट नहीं, सॉरी, dQ मतलब जो हीट लॉस हो रही है दैट इज MS/dt। भैया याद है ना, आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया था, KTJ में भी पढ़ाया था कि जो dQ है वो MS/dt होता है। S स्पेसिफिक हीट है सॉलिड और लिक्विड के लिए, याद करो, है ना। तो यहाँ पर अब देखो हम रेट निकालना चाहते हैं, तो रेट जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं? dt के रेस्पेक्ट में रेट निकालते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आपने dt/dt कर दिया, ऊपर टेम्परेचर का है, नीचे टाइम है। तो और ये क्या है? ER सिग्मा A T⁴ - T⁴। ठीक है, इज इक्वल टू dQ/dt हो गया, है ना भाई। आपको ये जो फॉर्मूला है हमने देखा है, ठीक है, याद करो ये जो फॉर्मूला है किसका था? अभी देखा था, रेट ऑफ हीट लॉस का था, ER सिग्मा A T⁴ - T⁴ dQ/dt। ठीक है, हमने क्या किया? dQ की वैल्यू को पुट कर दिया, क्योंकि अब की बार हम रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने dQ को पुट कर दिया MS/dt की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकालना क्या है? हमें यहाँ से d थीटा मतलब d थीटा कह लो या dt कह लो अपॉन dt निकालना है, मतलब रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर निकालना है। तो इसको हम एक साइड में छोड़ देंगे, ms को अपॉन में ले आएंगे। तो ER सिग्मा A डिवाइड बाई MS T⁴ - T⁴ ही रेट ऑफ कूलिंग कहलाता है। यहाँ पर रेट ऑफ हीट लॉस से बस ms का अंतर है। m है मास, s है स्पेसिफिक हीट। तो बच्चों जो रेट ऑफ कूलिंग आया वो रेट ऑफ हीट लॉस डिवाइड बाई MS के बराबर है। तो रेट ऑफ कूलिंग आपका रेट ऑफ हीट लॉस डिवाइड बाई हीट कैपेसिटी के बराबर है।
क्योंकि बच्चों जो m और s होता है वो असल में हीट कैपेसिटी है, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे जो हमारा हीट का होगा, जिसमें हम फेज कन्वर्जन, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे, तो वहाँ समझाऊंगा कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। अब बस अभी आप ये समझ लो कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो RH/ms के बराबर है, या फिर ms को हीट कैपेसिटी बोलते हैं, तो इसलिए RH/ हीट कैपेसिटी हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या है, दो सॉलिड स्फीयर हैं, रेडियस है r and 2r एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, आर हीटेड टू अ टेम्परेचर T। ठीक है, आपके सेम मटेरियल के बने हैं। सेम मटेरियल के बने होने का मतलब क्या है, एग्जामिनर ये बताना चाहता है कि उनका जो ER है, जो उनका रिलेटिव एमिसिविटी है, वो इक्वल रहा होगा, क्योंकि सेम मटेरियल है और ER आपका मटेरियल पर डिपेंड करता है। और आपकी रेडियस एक की r है, एक की 2r है, तो एरिया तो अलग अलग हो जाएगा। एंड प्लेस्ड इन अ सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ T0 टू कूल, है ना, तो उनको ठंडा होने के लिए रख दिया गया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ, तो आपको रेशियो बताना है। पहला है देयर रेट ऑफ हीट लॉस, दूसरा क्वेश्चन है देयर रेट ऑफ कूलिंग। तो आपको दो रेशियो बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, दो रेशियो आपको कैलकुलेट करने हैं, रेट ऑफ हीट लॉस एंड रेट ऑफ कूलिंग का। तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है साहब, dQ/dt। रेट ऑफ कूलिंग क्या होता था, dt/dt। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ हीट लॉस है तो रेट ऑफ हीट लॉस डिवाइड बाई ms रेट ऑफ कूलिंग था। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले आपको पता है। देखो, जो पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ हीट लॉस के लिए, RH होता है ER सिग्मा A T⁴ - T⁴। अब देखो क्या क्या वैल्यू सेम हो गई। जो ER है वो सेम हो गया क्योंकि मटेरियल सेम है। जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी सेम हो गया क्योंकि आप उनको हीट भी सेम टेम्परेचर तक लेके जा रहे हो और सराउंडिंग भी सेम है, तो डिफरेंस तो सेम आएगा ना। और सिग्मा तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू सेम हो गई। तो जो आपका रेट ऑफ हीट लॉस है वो केवल और केवल एरिया पर डिपेंड कर गया, यानी कि r² पर डिपेंड कर गया, क्योंकि एरिया किसी भी स्फीयर का 4πr² होता है। तो बच्चों आपका रेट ऑफ हीट लॉस R1/R2 का होल स्क्वायर, पहली रेडियस r है, दूसरी 2r है, तो 1:4 रेशियो आ गया। अब अगला है रेट ऑफ कूलिंग निकालो। तो बच्चों जो रेट ऑफ कूलिंग है वो ER सिग्मा A T⁴ - T⁴ डिवाइड बाई ms होता है। अब आप अगर देखें तो जो मास है वो क्या है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के टर्म में जो मास है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाता है। तो बच्चों डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक हीट हो गया। अब देखना ER सेम हो गया क्योंकि मटेरियल प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये भी सेम हो गई। सिग्मा तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट है क्योंकि सेम टेम्परेचर तक हीट किया जाता है और सराउंडिंग भी सेम है। डेंसिटी भी सेम है क्योंकि डेंसिटी के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, तो मटेरियल पे प्रॉपर्टी है ये भी। तो बच्चों आपका जो रेट ऑफ कूलिंग है ऊपर एरिया नीचे वॉल्यूम पर डिपेंड कर गया। एरिया r² होता है और वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी के r³ हो गया, काटाकुटी करोगे तो 1/r हो गया। तो जो आपका रेट ऑफ कूलिंग है वो 1/r पे डिपेंड कर गया और r है रेडियस। तो बच्चों जो रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो होगा वो R2/R1 के बराबर होगा, यानी कि 2r/r यानी कि 2:1 के बराबर होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप आसानी से इस बात को समझ पाए होंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं। चलो अगला है, एक सॉलिड क्यूब है और एक स्फीयर है, ठीक है, और सरफेस एरिया सेम है। ठीक है, तो क्यूब है, स्फीयर है, सेम सरफेस एरिया है, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल भी सेम है, बट मास m and 2m आपके डिफरेंट हैं, आर हीटेड टू ए टेम्परेचर T एंड प्लेस्ड इन अ कॉमन सराउंडिंग टू कूल। देन फाइंड द रेशियो ऑफ हीट लॉस एंड फॉल इन टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन और पहले में अंतर है। अब की बार क्या है, थोड़ा सा अंतर आ गया, अब की बार दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक क्यूब है तो एक स्फीयर है। पिछली बार दोनों ही स्फीयर थे। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो ये हमारा क्यूब है, ये हमारा स्फीयर है। क्यूब का मास m दिया है और स्फीयर का 2m दिया है। दोनों ही सेम टेम्परेचर तक हीट करे जाते हैं, सेम सराउंडिंग में है, सेम मटेरियल के बने हैं। तो भैया अगर सेम मटेरियल के बने हैं तो ER तो सेम हो गया। ठीक है, अब चीज़ें देखते हैं। देखो
अब की बार एरिया भी सेम है, क्योंकि बोला है ना सेम सरफेस एरिया, तो दोनों का एरिया भी सेम है, तो एरिया भी सेम है, ER सेम हो गया, सिग्मा कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो गया क्योंकि सेम टेम्परेचर तक हीट किया, सेम सराउंडिंग है, तो ये सारी वैल्यू सेम हो गई, तो RH आपका किसी पे डिपेंड ही नहीं किया, तो रेट ऑफ हीट लॉस दोनों का ही सेम हो गया। ठीक है, चलो रेट ऑफ कूलिंग देख लेते हैं। रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीट लॉस में बस ms का अंतर आता है, तो ऊपर वाली वैल्यू तो है ही नहीं, बस ms पे देख लो, क्या मास और स्पेसिफिक हीट अलग है। देखो स्पेसिफिक हीट सेम हो गई क्योंकि स्पेसिफिक हीट भी मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो आपका रेट ऑफ कूलिंग सिर्फ मास के इन्वर्स हो गया, क्योंकि मास आपके अलग अलग हैं, तो m2/m1 हो जाएगा, 2m/a यानी कि 2:1 आ गया। बहुत ईजी है बच्चों, चुटकियों में कर दोगे, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। दो सॉलिड स्फीयर हैं, रेडियस r एंड 3r दी है, ये सेम मटेरियल के बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या कहता है, दो सॉलिड स्फीयर हैं, पहली बात रेडियस भी दी है, मटेरियल सेम है, मतलब एमिसिविटी वगैरह सब सेम हो गए, टेम्परेचर तक हीट किया है और एक ही सराउंडिंग में रखा है, नेग्लिजिबल टेम्परेचर की सराउंडिंग में आपने रखा है, मतलब जो T0 है वो 0 लेके चल सकते हो। कहता है अगर बॉडीज आर आइडियल, मतलब जनरल बॉडी नहीं है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर एंड देयर रेडिएटिंग पावर या अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर सेकंड आपको बताना है। ठीक है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको सीधे सीधे एमिसिव पावर पूछा है। अब आइडियल ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर क्या होती है, सिग्मा टी की पावर 4। अरे बहुत आसान हो गया ये तो, देखो E होता है सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, फॉर आइडियल बॉडीज रेशियो पूछा है ना, हाँ रेशियो पूछा है, तो E1/E2 हो गया, तो 1:1 हो गया, क्योंकि बच्चों सिग्मा कांस्टेंट, भैया सिग्मा तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, स्टीफन कांस्टेंट, और टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो सारी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो गई। अगला रेडिएटिंग पावर का रेशियो, तो ये होता है सिग्मा ए टी की पावर 4। तो बच्चों ये सिग्मा टी तो कांस्टेंट है, लेकिन एरिया आप पे डिपेंड कर गया, तो A1/A2। तो पहला स्फीयर की रेडियस r है, जबकि दूसरे की 3r है, तो ये 9r² हो गया, r² काटाकुटी करोगे तो 1:9 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे ही आ जाते हैं पेपर में उठ के सीधे, ध्यान रखना। द एमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज E। तो क्वेश्चन कहता है एमिसिव पावर आइडियल ब्लैक बॉडी की 27 डिग्री सेल्सियस पर E है। अगर टेम्परेचर एक बॉडी का इंक्रीज कर दें 327 डिग्री सेल्सियस तक, देन व्हाट विल बी दी एमिसिव पावर। ठीक है, तो एमिसिव पावर क्या होगी, अज्यूम दैट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो कहता है जो एमिसिव पावर है एक आइडियल ब्लैक बॉडी की 27 डिग्री सेल्सियस पर वो E है। अगर टेम्परेचर आपने बॉडी का इंक्रीज कर दिया तो 327 डिग्री सेल्सियस पर आपने टेम्परेचर उसको इंक्रीज कर दिया, तो नई एमिसिव पावर क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, सराउंडिंग का टेम्परेचर नेग्लिजिबल लेना है, तो भैया E क्या होता है, सिग्मा टी की पावर 4 है ना, तो E1/E2 T1/T2 की पावर 4। ठीक है, अब सिग्मा तो कांस्टेंट है, तो वो तो कोई मतलब नहीं है, तो आपका यहाँ से T1 है 300 केल्विन और T2 है 600 केल्विन। भाई केल्विन में बदलना पड़ेगा ना, डिग्री सेल्सियस में थोड़ा ना लोगे। तो E2/E1 T2/T1 600/300 की पावर 4, आंसर 16, तो E2 आ गया 16 E1 या 16 E के बराबर। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आगे से कर पाएंगे। एट 927 डिग्री सेल्सियस द एमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इज E अप टू व्हाट टेम्परेचर अ बॉडी मस्ट बी हीटेड सो दैट इट्स एमिसिव पावर बिकम 16E। तो आपकी बात टेम्परेचर पूछा है, देखो कितना आसान है, E2/E1 T2/T1 की पावर 4 के बराबर है, फाइनल एमिसिव पावर 16 है, शुरू में E थी। ठीक है, T2/T1 टेम्परेचर बोला है उसने, टेम्परेचर है 927 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा, 273 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1200 केल्विन हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू निकाल लो, T2/1200 16 की पावर 1/4। अब 16 की पावर 1/4 को कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, कैसे करोगे देखो, इसको लिख सकते हो 1/2 × 1/2, यानी कि पहले 1/2 को सॉल्व करो तो 16 की पावर 1/2 मतलब रूट है, मतलब 4 हो गया आंसर, और फिर अगली 1/2 सॉल्व कर लो, यानी कि फिर से रूट 2 हो गया, तो 2 आ गया, तो टेम्परेचर आ गया 2400 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में निकाल लो, 2400 में से 273 माइनस करोगे तो 2127 डिग्री सेल्सियस आपका नया टेम्परेचर आ जाएगा, जो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है ना। आसान, बहुत आसान है। चलो बच्चों, तो अभी हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग के बारे में बातें करते हैं।
तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है, देखो न्यूटन आपका हर जगह आ जाता है, क्या कर रहे हैं आप, हैं आपको परेशान करने हर जगह न्यूटन साहब आ जाते हैं। देखो न्यूटन ने बताया कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ टी माइनस टी नोट के, मतलब आपका टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक है। माइनस का मतलब है, अभी समझाता हूँ, रुको। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो ये आपका डायरेक्टली कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के के आ गया, ठीक है। तो आर सी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, ये क्या है, रेट ऑफ हीट लॉस है, और या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ कूलिंग है, जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो बच्चों जो आर सी है यानी कि रेट ऑफ कूलिंग, चाहे तो आप इसको रेट ऑफ हीट लॉस से तो इसको हटा दो, इसको आप रेट ऑफ कूलिंग कर लो बच्चों। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग के। तो जो आरसी है यानी कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो dt बाई dt होता है, ये आप जानते हो। तो ये हो जाएगा माइनस के टी माइनस टी नॉट का। तो ये जो माइनस है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का जो मतलब है वो ये है कि समय के साथ में जो रेट है वो घटता जाएगा। देखो माइनस हम कब लगाते हैं, जब कोई वैल्यू घटती है, तो समय के साथ में जो रेट ऑफ कूलिंग है वो घटता जाएगा, मतलब जो रेट है कूल होने का वो घटता जाएगा। मान लो शुरू में जो रेट था वो आपका 10 का था, है ना, मतलब हर सेकंड में 10 डिग्री कम होता है सपोज। तो यहाँ पर अगर पहले सेकंड में 10 डिग्री कम होता है, या फिर पर मिनट के हिसाब से सोचो, 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट का रेट है, हर मिनट के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होता है। मान लो इनिशियल टेम्परेचर 100 था, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लो इस तरीके से देखो कि इनिशियल टेम्परेचर आपका 100 था, ठीक है। मान लो एक आपका चाय का प्याला था, एक चाय का प्याला है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाला है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था आपकी कप ऑफ टी का। तो अब देखो रेट ऑफ कूलिंग कम होती जाती है समय के साथ में। इसका मतलब क्या है, पहले 100 था, बाद में यही 90 डिग्री सेल्सियस हो गया 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आपका रेट क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 नहीं 1 मिनट कर लो इसको। तो आपका रेट क्या हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट डिक्रीज है। तो यहाँ पर जो रेट आया वो 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट आया। अब 90 से ये 80 डिग्री हो गया, लेकिन आपका जो रेट है वो घट जाता है। न्यूटन ने क्या बताया, जो रेट है वो घट जाता है, यानी कि अब जब पहले 1 मिनट समय लगा रहा था तो अब 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगाने लगेगा। पहले 60 सेकंड लगा रहा था तो अब मान लो 66 सेकंड इसको लगा, ठीक है। तो यानी कि अब उतने ही डिग्री कम करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्यों, क्योंकि रेट कम हो जाता है। पहले यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट था, अब यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट नहीं है, अब यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पर 66 सेकंड है, 1 मिनट से ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियरली समझ आ रही होगी कि इसका मतलब क्या है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है वैसे वैसे ठंडा होने का रेट भी आपका घट जाता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है उसी चीज़ को ठंडा होने में। तो पहली पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो न्यूमेरिकली के आपको क्या ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। मान लो ये चाय का प्याला है, इसका टेम्परेचर T1 था शुरू में, तो एक टाइम के बाद में इसका टेम्परेचर सपोज T2 हो जाता है ना, T टाइम में। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो क्या है, dt अपॉन dt, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टाइम। तो T1 माइनस T2, क्योंकि पहले चाय गर्म थी, बाद में T टाइम बाद ठंडी हो गई, तो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T मतलब टाइम। तो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T नॉट। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का सिंपलेस्ट फॉर्म आपको मैंने बता दिया है, T1 माइनस T2 अपॉन T। T1 और T2 आपके टेम्परेचर हैं, K आपका कांस्टेंट है, T1 प्लस T2 फिर भी टेम्परेचर है, और T नॉट आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो, ए कप ऑफ टी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 60 डिग्री इन 60 सेकेंड्स। एक चाय का प्याला है वो आपका 60 सेकंड के अंदर 80 से 60 हो जाता है व्हेन प्लेस्ड इन अ सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपका चाय का प्याला 60 सेकंड में कितना हो जाता है, 80 से 60 हो जाता है, अगर आपने 30 डिग्री सेल्सियस के सराउंडिंग में उसको रखा है, ठीक है।
तो कैलकुलेट करना है टाइम इन विच टी कूल्स फ्रॉम 60 टू 50। तो आपको बताना है वो कितना टाइम होगा जब चाय 60 से 50 हो जाती है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका है, T1 माइनस टी टू अपॉन टी इक्वल टू के, T1 प्लस टी टू अपॉन टू माइनस टी नॉट हमारा फॉर्मूला है। पहले 80 था, बाद में 60 हो गया, अपॉन टाइम कितना लगा 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। के की वैल्यू पता नहीं है तो के लिख दिया। T1 प्लस टी टू मतलब 80 प्लस 60 140 डिवाइड बाई 2 माइनस 30, तो के की वैल्यू यहाँ से 1/120 आ गई। अब दूसरे केस में इसको रख दो। तो भैया अब क्या पूछा है, पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा 60 से 50 डिग्री होने में। तो 60 माइनस 50 अपॉन टाइम, के की वैल्यू आपने निकाल ही ली, 60 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग, तो आपका 48 सेकेंड लगेंगे 60 से 50 होने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जहां पर आपको 60 सेकंड लग रहे थे 80 से 60 होने में, और यहां पर 60 से 50 होने में 48 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बॉडी कूल होती है 100 से 90 डिग्री सेल्सियस इन T1 सेकंड। तो एक बॉडी है जो 100 से 90 कूल होती है T1 सेकंड में, 90 से 80 कूल होती है T2 सेकंड में, 80 से 70 कूल होती है T3 सेकंड में। तो बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो बच्चों देखो, कहता है कि 100 से 90 T1 सेकंड लगता है, 90 से 80 T2 लगता है, और 80 से 70 T3 लगता है। अब आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिंपल सी बात है यार, टाइम कब ज़्यादा लगेगा? जब रेट कम होगा, सिंपल सी बात है। और रेट कब कम होता है? जब आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो रेट कब कम होता है? जब टेम्परेचर कम हो जाता है। तो 100 से 90 लगने में अगर T1 समय लग रहा है तो 90 से 80 में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि रेट कम हो जाएगा, और 80 से 70 में और ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि रेट और कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम T3 होगा, फिर T2 होगा, फिर T1 होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। ओके, स्टैंडर्ड ग्राफ और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं। पहला ग्राफ है आपका लॉग टी माइनस टी नॉट एंड टाइम के बीच में। देखो जो डी टी अपॉन डी टी है, मतलब जो रेट ऑफ कूलिंग है, वो आपका माइनस के टी माइनस टी नॉट के बराबर है। अगर आप इंटीग्रेशन कर दें और टी माइनस टी नॉट को इधर ले जाएं और डी टी को इधर ले आएँ, तो डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट की जगह लॉग टी माइनस टी नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का इक्वेशन है, और ये आपका के टी प्लस सी हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? अगर इस तरफ वाई एक्सिस पे आप लॉगरिथम ले लें और एक्स एक्सिस पे अगर आप टाइम ले लें, तो आपका कैसा ग्राफ बनेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बनेगा। तो अगर आप गौर से देखें तो बच्चों ये y एक्सिस पर आ गया mx, ये वाली वैल्यू mx हो गई, तो x पे तो t आ गया, तो स्लोप आपका माइनस के बराबर हो गया, मतलब नेगेटिव स्लोप है। प्लस आपका कुछ इंटरसेप्ट भी है, मतलब जो हमारी y एक्सिस है उस पर ग्राफ थोड़ा ऊपर से बनेगा। तो आपका यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ और ये डिक्रीज होता गया और आपका नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है। अगला है आपका टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टाइम के बीच में ग्राफ। तो लॉग टी माइनस टी नॉट माइनस के टी प्लस सी आया था। तो बच्चों आप अगर एक चीज़ जानते हो तो लॉग का अपोजिट होता है एक्सपोनेंशियल। जैसे हम डिवाइड को दूसरी साइड में भेजते हैं तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो वैसे ही लॉग को दूसरी साइड में भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो लॉग को इधर भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो ये e की पावर माइनस के टी प्लस सी हो जाएगा। तो t की वैल्यू टी नॉट प्लस e की पावर माइनस के टी प्लस सी आएगी। तो जब ग्राफ बनाओगे आपका टेम्परेचर और टाइम के बीच में, तो बच्चों आपका ये टी नॉट क्या है? ये टी नॉट कुछ इनिशियल वैल्यू है, तो आपका यहाँ से ये कुछ इनिशियल वैल्यू हो गई, और e की पावर माइनस के टी प्लस सी मतलब एक्सपोनेंशियल है, डिके मतलब नीचे जा रहा है, तो इस तरीके से ये डिके हो गया। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप ऐसे क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ग्राफ है बेसिक सा। अच्छा, अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है और किस बारे में है? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में है, मतलब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं ग्राफ पर। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमने अभी भी देखे, सारे जो रेडिएशन हमने देखे वो ब्लैक बॉडी के ही थे। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बताता है? करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का क्या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये बताता है, और बहुत कुछ पता चलेगा हमें इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके। तो देखो ये जो फिगर है वो इलस्ट्रेट करता है इन विच द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस वेवलेंथ।
ये जो ग्राफ है वो हमें ये बता रहा है कि जो एनर्जी एमिट हो रही है एक ब्लैक बॉडी के द्वारा वो आपकी किस वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है। नोट दैट जनरल शेप ऑफ द कर्व इज द सेम फॉर ऑल टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कोई भी हो जो शेप आएगी वो कर्व की सेम रहती है। ठीक है, तो आपका एक जैसा ही शेप रहेगा, है ना, मतलब देखो इस तरीके की ही शेप रहेगी, कुछ पहाड़ की चोटी की जैसी कुछ। दिस कर्व प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये कर्व से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये कर्व एक बार निहार लो। अगर आप देखें तो ये 1000 केल्विन पर कर्व बहुत छोटा है, इसका जो पीक है, थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब 200 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते ही ये कर्व बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच गया, देखो। और जब आपने थोड़ा और बढ़ा दिया, 1400 केल्विन कर दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा पीक पर पहुंच गया, है ना बच्चों। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो पीक है वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ना। और इधर है बच्चों करस्पॉन्डिंग एनर्जी, मतलब जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की एनर्जी है, और इधर है आपका वेवलेंथ। ठीक है, इधर वेवलेंथ है, उधर उससे रिलेटेड एनर्जी है। तो बच्चों ये आपका ग्राफ है 1000 केल्विन पे, ये 1200 पे, ये 1400 पे। अच्छा, अब इस ग्राफ से आपको एक चीज़ और समझ में आएगी। देखो गौर से देखना, यहाँ पर ये जो पीक है ये आपका इस वेवलेंथ पर आ रहा है, जबकि जो इसका पीक है वो कहीं यहाँ पर आ रहा है, जबकि इसका जो पीक है वो कहीं यहाँ पर आ रहा है। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो पीक तो बहुत बढ़ गया, लेकिन जो उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है जो पीक वाली वो आपकी शिफ्ट हो रही है पीछे की तरफ, मतलब कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो आपकी कम हो जाती है। देखो भाई 1000 केल्विन पर वेवलेंथ यहाँ थी, 1200 केल्विन पर और कम हो गई, 1400 केल्विन पर और भी बहुत कम हो गई। ठीक है, तो मतलब हमें ये ग्राफ बहुत कुछ बता रहा है। चलो अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी थोड़ी सी। द टोटल एनर्जी एमिटेड बाई अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एनी वेवलेंथ। क्या लिखा है, जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, एक ब्लैक बॉडी के द्वारा वो बहुत तेजी से बढ़ती है अगर टेम्परेचर को आप बढ़ा देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। देखो अगर आपने टेम्परेचर को थोड़ा सा ही बढ़ाया तो एनर्जी देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। पहले यहाँ पर आ रही थी, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, देखो कितना बड़ा बड़ा गैप हो गया, है ना। तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत एनर्जी बढ़ जाती है। पॉइंट 2, एट अ गिवन टेम्परेचर 1200 केल्विन विद इंक्रीज इन वेवलेंथ द एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस रीचेज अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। देखो यार 1200 केल्विन वाला ग्राफ आप देखो, ऑब्जर्व अगर करो, अगर आप 1200 केल्विन वाला ग्राफ ऑब्जर्व करें तो इस ग्राफ के लिए बताया जा रहा है, या मतलब ये तो मतलब खैर एक गिवन टेम्परेचर की बात करिए, आप कोई सा भी ले सकते हो, डजंट मैटर कि आप 1200 वाला ही लो, आप कोई सा भी ले सकते हो। अब लेकिन 1200 केल्विन वाले में क्या हो रहा है, या सारे ग्राफ में क्या हो रहा है कि पहले तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ तक तो बढ़ा और एक पॉइंट पर मैक्सिमम भी आ गया, लेकिन फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, है ना। ये तो जापान की पॉपुलेशन जैसा हो गया। चलो, दिस मीन्स दैट फॉर अ गिवन टेम्परेचर द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। दिस वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। तो इससे हमें समझ क्या आता है, इससे हमें यह समझ आता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी निकलती है और उसको बोला जाता है मैक्सिमम लैम्डा एम, है ना। As the temperature of the body increases, the peak of the curve shift toward the shorter wavelength। ये मैंने बताया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था पीक आपका छोटी वेवलेंथ की तरफ जा रहा था, वेवलेंथ कम हो रही थी, लेफ्ट की तरफ जा रहा था। मैक्सिमम एनर्जी इज ऑब्टेन्ड एट स्मॉलर वैल्यू ऑफ लैम्डा। और ये भी हमें समझ आ रहा था, पीक सबसे ज़्यादा किस, देखो ग्राफ में देखो, पीक सबसे ज़्यादा इस वाले ग्राफ का है, 1400 केल्विन वाले ग्राफ का, और यहीं पर आपकी जो वेवलेंथ है वो सबसे छोटी है, लेकिन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा तो छोटी वेवलेंथ तो एनर्जी ज़्यादा, है ना। ठीक है, इन 1896 वीन एस्टैब्लिश्ड द फॉलोइंग रिलेशन। एक वीन साहब आए तो यहीं से फिर वीन्स रिलेशन स्टार्ट हुआ, वीन्स कांस्टेंट स्टार्ट हुआ। तो वीन ने बोला लैम्डा एम टी कांस्टेंट होता है, लैम्डा एम और जो टेम्परेचर है उसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगी, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, और ऐसा ही हो रहा है।
अगर आप देखें तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मैक्सिमम वेवलेंथ कम होती जा रही है। देखो जितना पीक आ रहा है उसकी वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग कम आ रही है, ठीक है। तो T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बॉडी का। दिस रिलेशन इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको बोला जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया क्यों? क्योंकि यहां पर वेवलेंथ डिस्प्लेस हो रही है पीछे की तरफ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट टू बी 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, मीटर केल्विन। तो बच्चों आपकी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पाई गई क्या? जो आपका कांस्टेंट है, मतलब ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसकी वैल्यू पाई गई आपकी 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3। एंड इक्वेशन 1 shows that lambda m is inversely proportional to the absolute temperature of the body। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है भैया? लैम्डा m टेम्परेचर के इनवर्स होता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ को डिटेल में देख लेते हैं। वीन के हिसाब से द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो वीन के हिसाब से जो वेवलेंथ मैक्सिमम एमिशन के लिए होती है या मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट या डिस्प्लेस टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी पीछे की तरफ चली जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है यानी कि न्यूमेरिकली जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्स होती है। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दो तो लैम्डा m b/t के बराबर आ जाता है। इसी को बोला जाता है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लैम्डा m इंटू टी बी के बराबर आ जाता है। b यानी कि कांस्टेंट, और वो क्या है? वीन का कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2.89 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन होती है। अब देखो द एरिया अंडर स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ गिव द टोटल एमिसिव पावर ऑफ द आइडियल ब्लैक बॉडी एट गिवन टेम्परेचर। तो जो एरिया होता है, जो अभी हमने ग्राफ देखा, उसके अंदर का जो एरिया है वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है टोटल एमिसिव पावर। टोटल एमिसिव पावर हमें बताता है किसकी? आइडियल ब्लैक बॉडी की, ठीक है। तो एरिया क्या बताता है? एमिसिव पावर आइडियल ब्लैक बॉडी की कैपिटल E बताता है सिग्मा T की पावर 4 के बराबर, ठीक है। तो E यहाँ पर एरिया है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T की पावर 4 के। तो बच्चों यहाँ पर जब आप रिलेशन निकालते हो तो A1/A2 मतलब एरिया का रेशियो E1/E2, मान लो दो ग्राफ आपको दिए हैं तो दोनों का जो एरिया का रेशियो आएगा वो एमिसिव पावर के रेशियो के बराबर आएगा और T1/T2 की पावर 4 के बराबर भी आएगा। और λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2 तो आप जानते ही हो, क्योंकि भैया लैम्डा m और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो क्या रिलेशन मिला? A1/A2 E1/E2। A1/A2 क्या है? एरिया ऑफ द कर्व। E1/E2 क्या है? एमिसिव पावर ऑफ द आइडियल ब्लैक बॉडी जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा T की पावर 4। T1/T2 की पावर 4 टेम्परेचर है दोनों कर्व का या बॉडीज का। और क्योंकि T और ये इनवर्स हैं तो अगर ऊपर T1 है तो इधर लैम्डा m2, m मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ दूसरी बॉडी की डिवाइड बाई मैक्सिमम वेवलेंथ पहली बॉडी की, और इसकी भी पावर 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये रिलेशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं एग्जाम्स में ऑलरेडी, नीट हो चाहे जेई हो। अगला अब क्वेश्चन की बारी आती है, तो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। दो स्टार हैं A और B, ठीक है। आर गिवन दो स्टार हैं, A इज रेड एंड B इज वायलेट। तो दो स्टार हैं A और B, A तो रेड है B वायलेट है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर देयर टेम्परेचर? तो उनके टेम्परेचर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? अब एक चीज़ आप जानते हो, टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ के इनवर्स होता है। अब वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, रेड की या वॉयलेट की? तो भैया रेड की होती है। तो क्योंकि वेवलेंथ रेड की ज़्यादा होती है वॉयलेट से, तो टेम्परेचर वॉयलेट का ज़्यादा हो गया रेड से। कौन सी बड़ी बात है? तो भैया अगर बॉडी ए रेड है तो टेम्परेचर ए और ये टेम्परेचर बी, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया। द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ फॉर अ गिवन स्टार, एक स्टार है उसके लिए स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ गिवन है एट टेम्परेचर टी, तो फाइंड इट्स टेम्परेचर। तो आपको इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो ये आपका आई और लैम्डा के बीच में ग्राफ गिवन है इस तरीके से, ये टी केल्विन है। तो 2.89 यहाँ पर ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दिस ग्राफ, ठीक है। तो अब आपसे पूछता है टेम्परेचर बताओ, मतलब ये जो टी केल्विन है इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप गौर से देखें तो लैम्डा एम आपको 2.89 माइक्रोमीटर दिया है। अब आप कहेंगे सर माइक्रोमीटर कहाँ से आया?
देखो माइक्रोमीटर ये गिवन है यूनिट, तो 2.89 माइक्रोमीटर ही तो हुआ। तो बच्चों ये हो जाएगा 2.89 माइक्रोमीटर, यानी कि 2.89 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो टेम्परेचर बताना है तो लैम्डा एम बी अपॉन टी होता है, टेम्परेचर बी अपॉन लैम्डा एम हो गया। बी की वैल्यू क्या होती है 2.89 इंटू 10⁻⁻3, लैम्डा एम की वैल्यू पुट करी तो आंसर 1000 केल्विन आ गया, है ना, बहुत आसान। पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर। द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर गिवन। आपका दो टेम्परेचर पे ये ग्राफ गिवन है, ये T1 केल्विन है, ये T2 केल्विन है, ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये आपकी वेवलेंथ है, ये आपकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी है या इंटेंसिटी है। अगर एरिया ऑफ सेकेंड ग्राफ इज 9 टाइम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट ग्राफ, अगर दूसरे ग्राफ का जो एरिया है वो 9 गुना है पहले के कंपैरिजन में, तो बताना है रेशियो क्या होगा एम से पावर का और टेम्परेचर का, E1/A2 का और T1/T2 का। तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। E1/E2 A1/A2 के बराबर होता है। याद करो कि जो एरिया होता था इस ग्राफ का वो असल में एम से पावर के बराबर तो होता था, तो E1/E2 आपका A1/A2 के बराबर है। तो अगर E1/E2 A1/A2 के बराबर है तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि जो एरिया है दूसरे ग्राफ का वो 9 गुना है पहले का। अगर पहले का A1 है तो दूसरे का 9 टाइम्स ऑफ A1, तो आंसर आ गया 1/9। अब दूसरा, पहला तो हो गया एम से पावर, दूसरा टेम्परेचर का रेशियो। अब भाई E1/E2 1/9 के बराबर है, यहाँ से अभी निकाला, और जो E होता है वो एम से पावर है, और आइडियल ब्लैक बॉडी की एम से पावर सिग्मा T की पावर 4 होती है, तो T1/T2 की पावर 4 हो गया। तो T1/T2 आपका 1/9 की पावर 1/4 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 1/9 को 1/3 की पावर 2 लिख सकते हो, तो 3 की पावर 2 अगर 1/4 करोगे तो मैंने क्या बताया था, पहली बात तो इसी को काटा कूटी कर लो, तो ये 3 की पावर हाफ हो गया, तो 1/√3 आ गया आंसर सीधे सीधे। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अगला है द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन ऑफ रेडिएशन एट टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस इज 2000 एंगस्ट्रॉम। तो बोलता है जो वेवलेंथ है मैक्सिमम एमिशन रेडिएशन की इस टेम्परेचर पे 2000 एंगस्ट्रॉम है। अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करके 927 डिग्री सेल्सियस कर देते हो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन। तो मैक्सिमम एमिशन से करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी। तो बच्चों देखो लैम्डा m1 T1 इक्वल टू लैम्डा m2 T2 होता है, ये रिलेशन अभी भी पड़ा है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लैम्डा m2 जो होता है वो लैम्डा m1 टाइम्स ऑफ T1/T2 हो गया। पहली वेवलेंथ 2000 है, T1 और T2 600/1200, भाई केल्विन में बदलना पड़ेगा ना, तो आंसर आ गया 1000 एंगस्ट्रॉम। बहुत आसान है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अब देखो ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है या फिर एक डिफरेंस समझाने की कोशिश करी गई है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में। देखो वैसे तो मैंने आपको बताया था, पर मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। ये कैंडल है जो आपने इस कंडक्टर में आपने नीचे लगा दी। तो देखो कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन में अंतर देखो। जो आपका कंडक्शन है वो आपकी जो हीट है वो इसके थ्रू जा रही है, मतलब कंडक्टर के थ्रू जा रही है, ठीक है। तो कंडक्शन आपका सॉलिड के या कंडक्टर के थ्रू जाता है, जबकि जो रेडिएशन है वो क्या हो रहा है, ये जो हीट है वो चारों तरफ डेविएट जो कर रही है वो रेडिएशन हो गया, ठीक है। अब जो रेडिएशन है उसकी खास बात क्या है, वो EM वेव की तरह होती है ना। उसमें जो रेडिएशन है वो असल में आप ये समझो कि ये इन्वायरमेंट को गर्म नहीं करती। रेडिएशन की खास बात क्या है कि ये किसी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, किसी पार्टिकल पे गर्म नहीं करती किसी पार्टिकल को, ठीक है। तो रेडिएशन भी निकल रही है, और बच्चों आपके जो पार्टिकल हैं इस कैंडल की वजह से इसके आसपास गर्म हो रहे हैं और गर्म होके ऊपर उठ रहे हैं। तो जो पार्टिकल ऊपर उठ रहे हैं वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से उठ रहे हैं, क्योंकि जब पार्टिकल गर्म होगा, जब एयर नीचे गर्म होगी तो वो लो डेंसिटी की हो जाएगी, तो वो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आपके जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ रहे हैं, दैट इज कन्वेक्शन। तो तीनों का अंतर आपको बेसिकली समझ आना चाहिए। तो ये आपका कन्वेक्शन है, जो ये वाली चीज़ है ना, ये कन्वेक्शन है। मॉलिक्यूल आर राइजिंग अपसाइड, ठीक है, तो ये कन्वेक्शन हो गया बच्चों। और यहां पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इन कन्वेक्शन मॉलिक्यूल राइजेस ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। तो कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल डेंसिटी डिफरेंस की वजह से उठते हैं, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। अब एक बेसिक सा डिफरेंस समझ लो,
कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में देखो, मटेरियल मीडियम कंडक्शन के लिए चाहिए, क्योंकि भाई अगर कंडक्शन में मीडियम नहीं रखोगे, कंडक्टर नहीं होगा तो वो नहीं ट्रेवल होगी हीट करंट। कन्वेक्शन में भी चाहिए, ठीक है भाई, पार्टिकल्स होंगे तभी तो वो ऊपर उठेंगे। लेकिन रेडिएशन में असेंशियल नहीं है, क्योंकि रेडिएशन ईएम वेव है और ईएम वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, उन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मॉलिक्यूल, कंडक्शन के केस में डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन, कंडक्शन में आपका कोई मॉलिक्यूल अपनी मेन पोजीशन को नहीं छोड़ता, हीट ट्रांसफर हो जाती है। एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, वो अपनी हीट को दूसरे पे ट्रांसफर कर देता है, दूसरा वाइब्रेट होता है वो तीसरे पे, ऐसे पर वो अपनी पोजीशन पे बने रहते हैं। मूव, कन्वेक्शन में मूव बॉडीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, भाई नीचे से उठ के ऊपर चले गए, साइड से बाएं चले गए, है ना, तो ये मूव करते हैं। रेडिएशन में मीडियम डज नॉट प्ले एनी पार्ट, इसमें तो मीडियम का कोई रोल होता ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन के अंदर कैन बी इन एनी डायरेक्शन अलोंग एनी पार्ट, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होगा बस। कन्वेक्शन में ओनली वर्टिकली अपवर्ड, कन्वेक्शन में खास बात क्या है कि सिर्फ राइजिंग अप ही कन्वेक्शन होता है, केवल वर्टिकली उठना ही मॉलिक्यूल का कन्वेक्शन होता है। रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइंस, तो ईएम वेव की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाती है फिर वो तो। स्पीड ऑफ ट्रांसफर, तो बच्चों क्वाइट क्लियर है, कंडक्शन में तो स्लो ही होगा भाई, लोहे में जब हीट चलती है तो लोहा इतनी जल्दी गर्म तो नहीं होता, एक साइड में आप गर्म करना स्टार्ट करते हो बहुत लंबा समय लगता है पूरा गर्म होने में, तो स्लो है। जबकि कन्वेक्शन रैपिड है, मॉलिक्यूल जल्दी से गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं, और आपका जो रेडिएशन है वो फास्टेस्ट है भैया, ईएम वेव है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 8 सेकेंड में तो सन से धरती पर लाइट आ जाती है ना। चलो तो बच्चों ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया है ना, मैक्सिमम लेवल तक आपको मैं लेके गया हूँ जहाँ तक क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं यार, क्वाइट क्लियर है, 10-12 घंटे का चैप्टर अगर आपको 1-2 घंटे में समझाना है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, ज़्यादातर चीज़ें कवर कर दी है। अब आप मैक्सिमम क्वेश्चन वो कर पाएंगे, नीट और जेईई में दोनों के क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है बच्चों। आप अप्रिशिएट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हो, है ना, अपने दोस्तों को। चलो बच्चों बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में हीट का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, फेज कन्वर्जन, कैलोरीमेट्री वाला, थर्मल एक्सपेंशन भी रह गया है, तो ये कवर करके फिर हम हीट की यूनिट को फिनिश कर देंगे। चलो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।